हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक और ये अपना वन शॉट लेक्चर होने वाला है। और इस वन शॉट लेक्चर के अंदर पी ब्लॉक खत्म कर देंगे। कौन सी क्लास का? 11th क्लास का पी ब्लॉक जो है वो खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेके 18 जो ग्रुप है, मतलब 13 से लेके 18 तक जितने भी ग्रुप हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इतना सबको पता है। पीरियोडिक टेबल सबने देख रखी है, पीरियोडिक टेबल सबने देख रखी है। और उसके अंदर पी ब्लॉक कहां पर मिलेगा आपको? भाई इसके अंदर 13वें से लेकर 18वें ग्रुप तक सारे जितने भी ग्रुप है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, वो सारे किसके अंदर है? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं अपन बोरोन फैमिली की बात करते हैं। बोरोन के परिवार की बात कर लेंगे। और ये बोरोन फैमिली कौन से ग्रुप के अंदर होती है भाई? 13th ग्रुप के अंदर होती है। और 13th ग्रुप किसके अंदर आता है? पी ब्लॉक के अंदर आता है। तो बिल्कुल इसी की बात करनी है अपन को, ठीक है। तो एक एक ग्रुप की बात करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे अपन 13 और 14 की, 11th क्लास के अंदर वही दे रखे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अपन 12th क्लास वाला जो प्री ब्लॉक है वो करेंगे। चलो, 13th ग्रुप जो है, 13th जो ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या दे रखा है अपन को? 13th ग्रुप के अंदर 13वां जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो देखो भाई। कौन कौन से तत्व हैं इसके अंदर? ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कौन कौन से हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ऐसे आप याद रख इसको रख सकते हो। अगर आपके पास कोई और है तो उससे याद रख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये इसके अंदर ये आपके एलिमेंट आएंगे तेरे ग्रुप के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब जानते हो क्या होती है, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? NH2 NP1, NH2 NP1 सबकी यही होगी। N क्या है यहाँ पर? आउटर मोस्ट शेल, जो इनकी सबसे बाहर की जो शेल होगी उसके अंदर क्या भरा जाएगा भाई? S2 और NP1, ठीक है। ये आपको दिखेगा, ठीक है। बोरोन की भी, एल्यूमिनियम की भी, गैलियम की, इंडियम की भी और थैलियम की, ये अपनी कॉमन बात हो गई, ठीक है। जनरल जो बातें हो गई वो हो गई। अब बात करें एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस की अपन बात कर लेते हैं। इनकी एटॉमिक साइज क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या पता है आपको? सबको पता है कि साइज बढ़ती है। जैसे ही ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप नीचे की तरफ जाते हैं, मैं बोरोन से थैलियम की तरफ जाऊंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगी? साइज इनकी क्या होगी? बढ़ेगी। साइज क्या होगी? इंक्रीज। नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या है? बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा? लेकिन जीए की साइज जो है वो एल्यूमिनियम से कम होती है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या है? बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां आ जाती है कि भाई एल्यूमिनियम से गैलियम जो है वो नीचे है, ठीक है। एल्यूमिनियम से ये एल्यूमिनियम यहां पर है, गैलियम यहां पर है, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो गैलियम की साइज क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। हिसाब से तो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए गैलियम की साइज। लेकिन क्या है? गैलियम की साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटी होती है, ठीक है। गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये वाला क्या है? एक्सेप्शन है। तो गैलियम की साइज जो है वो एल्यूमिनियम से छोटी होती है। बड़ी होनी चाहिए थी लेकिन क्या है? छोटी है। इसको बिल्कुल याद रखना। रीजन बता दूं आपको, रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि भाई जो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम के क्या मिल जाते हैं? इसको 3D मिल जाता है, ठीक है। 3D सीरीज यहां पर स्टार्ट हो जाती है। उस वजह से इसकी जो साइज है वो क्या है? इसकी साइज जो है वो क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इतना आपको रीजन पता लग गया और ये आपको याद रखना है बस। चलो आगे चलते हैं। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है इसका? ये भाई ये ऑर्डर होगा। क्या होगा? ये वाला ऑर्डर होगा। होना क्या चाहिए कि जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी? कम होगी। ये अपन ने नॉर्मल जो है वो अपने पढ़ रखा है। जिन्होंने पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देख रखा है उनको पता है कि भाई नीचे की तरफ जब जाते हैं, डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो क्या होती है? साइज बढ़ती है। साइज जैसे ही बढ़ेगी तो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है, जो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, वो क्या है? घटती है। लेकिन यहां पर जो है वो ट्रेंड पूरा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइज बढ़ेगी तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो घटेगी, ऐसा यहां पर नहीं है। यहां पर आपको अलग से याद करना पड़ेगा। क्या? बोरोन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में थैलियम जो है वो जिसकी नीचे नीचे होगा, थैलियम क्या है? नीचे ग्रुप के अंदर जिसकी सबसे कम होनी चाहिए थी वो क्या है? दूसरे नंबर पर आकर बैठ गया, ठीक है। तो इनकी इस ग्रुप के अंदर ये उल्टा पुल्टा चल रहा है सिस्टम। फिर क्या? गैलियम की उससे कम, ये एल्यूमिनियम की उससे कम और सबसे कम होती है इंडियम की। तो इसको याद रखने के लिए इस जो ऑर्डर है इसको याद रखने के लिए कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है
ठीक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो आपको पता लगाना है कि क्या होती है भाई, तो आपको पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल जिन्होंने देख रही उनको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या, मैं बता भी दूं आपको कि किसी भी एक एटम है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इससे मेरे को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे को बाहर निकालना है, तो उस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी खर्च होगी, वही क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका ऑर्डर क्या भाई, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, बोरोन की। बोरोन से अपन को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा जोर आएगा, ठीक है। उससे कम थेलियम के अंदर, ठीक है, उससे कम गैलियम के अंदर, उससे कम एल्यूमिनियम के अंदर, उससे कम इंडियम के अंदर। तो आपको इस ट्रेंड को याद रखना है, इस ऑर्डर को याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, वापस आ सकता है। तो इसको याद रखने के लिए जो सिंपल सी ट्रिक है वो क्या है, बबीता जी और अय्यर। क्या है, बबीता जी को सब जानते हो, अय्यर को भी सब जानते हो ना, तो बबीता जी और अय्यर, इससे आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो भाई, बबीता जी से क्या आ जाएगा, बबीता से क्या आ जाएगा बी, ठीक है, और ता से, बबीता का जो ता है उसे क्या आ जाएगा थैलियम, ठीक है, जी से क्या आ जाएगा गैलियम, और से क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम, और अय्यर से क्या आ जाएगा आपका इंडियम। तो बबीता जी और अय्यर, इससे आप याद रख सकते हो इस ट्रेंड को, ठीक है। फिर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके लिए भाई ये जो है आपका ये वाला ट्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्या है भाई, बोरोन की सबसे ज्यादा, उसके बाद थेलियम की, थेलियम का आना कहां चाहिए था, यहां, ठीक है, थेलियम का है भाई बीच में, ऐसे ये इस ग्रुप के अंदर ये ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप, ये मत रखना इसके अंदर याद, इसके अंदर अलग ऑर्डर है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, थेलियम की उससे कम, उसके बाद में इंडियम, उसके बाद में गैलियम, और एल्यूमिनियम जो है उसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अपने ग्रुप के अंदर। 13वें ग्रुप के अंदर आपको पूछ ले कि भाई 13th ग्रुप के अंदर या फिर बोरोन फैमिली के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से ग्रुप की है, तो क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है इसकी क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इतनी बात क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं इनके, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, बोरोन से जब गैलियम की तरफ जाएंगे, ठीक है, बैंगन आलू गाजर, ठीक है, तो बोरोन से गैलियम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, पहले तो डिक्रीज होगा, पहले तो डिक्रीज हो घटेगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसके अंदर दिखाऊं आपको, मैं बोरोन से गैलियम तक गया, ठीक है, BALGA के पास में गया, बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम तक में गया, तब तो क्या हुआ, यहां पर मान लो कि 10 था तो यहां पर 9 हो गया, उसके बाद में 8 हो गया, तो घट रहा था, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या घट रहा था, गैलियम तक तो घटेगा, उसके बाद में उस टाइम में नीचे जाऊंगा तो बढ़ेगा, गैलियम तक घटेगा उसके बाद में बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, पहले डिक्रीज होगा, पहले तो डिक्रीज होगा घटेगा, कहां से कहां तक, बी से GA तक, बोरोन से गैलियम तक तो क्या है घटेगा, उसके बाद में क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बोरोन जो है, बोरोन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपको पूछ ले कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, 13वें ग्रुप के अंदर या फिर बोरोन फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो क्या आंसर आएगा भाई, बोरोन का सबसे ज्यादा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब सबसे कम किसका है, तो गैलियम जो है, गैलियम का सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, गैलियम का। हाथ में लोगे थोड़ी सी गर्मी दोगे तो भी क्या है, पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम किसका है, सबसे कम गैलियम का है। फिर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की बात होगी तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले, उबलते कितने पर है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या भाई, ये बोरोन क्या ऊपर ही ऊपर है, ठीक है, तो ऊपर से मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, थेलियम की तरफ नीचे की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लो यहां पर 10 है, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, बोरोन का मान लो 10 है तो इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो घटता जाएगा, नीचे की तरफ जाऊंगा तो घटता जाएगा, ठीक है। और क्या बात दे रखी है कि गैलियम जो है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए गैलियम को हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर में क्या है, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। गैलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, क्या बात लिख रखी है भाई, कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा सबसे कम है, जो गैलियम है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो सबसे कम है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा है, इसलिए गैलियम को किसमें यूज किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर है ना वहां पर इसको यूज किया जाता है। जैसे नॉर्मल जो थर्मोमीटर है उसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी यूज किया जाता है, मर्क्यूरी जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन जो हाई टेम्परेचर पर अगर जाएंगे पर वो ज्यादा टेम्परेचर वहां पर अगर अपन को थर्मोमीटर यूज करना है तो वहां पर जो है मरकरी जो वो काम नहीं करेगा, वहां पर अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, गैलियम जो है वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, तो भाई बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, मैं वो बातें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में याद रखनी है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वही बातें अपन करेंगे, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी कि हाँ भाई इतना नॉलेज मेरे को हो गया, फिर नॉलेज को चाटना थोड़ी ना, अपन को तो एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसका कितना है वो आपको पता होना चाहिए। क्या है भाई, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, इनका क्या है ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो कितना दिखाएंगे भाई, +3 और +1, +3 भी दिखाएंगे और +1 भी दिखाएंगे। लेकिन ज्यादा कौन सा दिखाएंगे, इनके अंदर ज्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टेबल भाई कौन सा है, वो आपका +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। किस किस के अंदर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम के अंदर। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम के अंदर जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे, ये +1 भी दिखाएंगे। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा, +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब बात करें थेलियम की, तो थेलियम जो है ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 दिखाएगा भाई, सिर्फ +1 ही होता है इसके अंदर, ठीक है। +3 नहीं दिखाता, ये +3 के अंदर बनता ही नहीं है, +1 ही दिखाएगा सिर्फ, ठीक है। वापस मैं बता रहा हूं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये +3 भी दिखाएंगे और +1 भी दिखाएंगे। लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन सा दिखाएंगे, ज्यादा स्टेबल कौन से में रहेंगे, ये +3 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर ये ज्यादा स्टेबल रहेंगे। फिर बात करें किसकी, थेलियम की, ये जो नीचे वाला है ये इनसे अलग चलेगा बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, सिर्फ +1 दिखाएगा, +3 दिखाता ही नहीं है। तो इसके अंदर स्टेबल कौन सी होगी, +1 हो गई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इंप्योर अगर बोरोन है ना, अगर इंप्योर फॉर्म में अगर बोरोन है आपका और वो कैसा इंप्योर है, ठीक है, प्योर नहीं है, इंप्योर है, तो वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। क्या करेगा, हवा के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, एयर के साथ में रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की एक परत लेयर बना लेता है और उस परत लेयर के कारण एयर के साथ आगे रिएक्ट नहीं करता। देखो अगर प्योर फॉर्म में अगर बोरोन है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इंप्योर फॉर्म में अगर इंप्योर बोरोन है तो वो क्या करेगा, हवा के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या करता है, जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे ही हवा के साथ में रिएक्शन स्टार्ट करेगा तो जल्दी से क्या करेगा, ये मान लो क्या है आपका एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। ये जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आया तो क्या करेगा, अपने ऊपर एक पतली सी परत बना लेगा, किसकी, ऑक्साइड की एक पतली सी परत बना लेगा अपने ऊपर, ठीक है, एल्यूमिनियम। उसके बाद में अब एक ऊपर क्या परत होगी ऑक्साइड की, तो उसके बाद में हवा जो है वो एल्यूमिनियम के, देखो ये आपका एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, इसने क्या है जल्दी से क्या बना ली, एक ऑक्साइड की एक परत बना ली। अब ऑक्साइड की एक परत बना ली तो क्या होगा, यहां पर हवा इसके पास जा ही नहीं पाएगी, एल्यूमिनियम तो अंदर रह गया, बीच में ऑक्साइड की परत आ जाएगी, तो एक क्या है, बाधा बन जाएगी, दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, एक बाधा बन जाएगी, बैरियर हो जाएगा। तो आगे जो है एल्यूमिनियम जो है वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम ने हवा के साथ में रिएक्ट किया और जैसे ही रिएक्ट किया उसी टाइम उसने एक ऑक्साइड की अपने ऊपर एक परत बना ली। अब उस लेयर के कारण आगे जो है एल्यूमिनियम जो है वो और आगे जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा हवा के साथ में। बात करें गैलियम और इंडियम की बात करें तो ये जो है हवा एयर के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं, एयर के साथ हवा के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। गैलियम और इंडियम जो है वो हवा के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते। फिर बात करें थेलियम की तो एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको ऑयल में रखा जाता है। जो थेलियम जो है वो एयर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, इसलिए ये ऑक्साइड ना बनाए, हवा से बचा रहे, इसलिए इसको स्टोर कैसे करते हैं भाई, ऑयल के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, तेल के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। वापस बार समाप्त कर दूं मैं कि भाई इंप्योर अगर बोरोन है, बोरोन की बात कर लें, सबकी बात करेंगे, 13वां ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, बैंगन, आलू, गाजर, इथेला, तो फिर बात कर लें बैंगन की। बैंगन कौन है, बोरोन, ठीक है। तो बोरोन क्या है, इंप्योर अगर बोरोन है तो वो क्या बना लेगा, ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है, हवा के साथ में आया ऑक्साइड बना ली। एल्यूमिनियम की बात करिए अपन ने कि भाई हवा के कांटेक्ट में जैसे है, हवा के साथ में रिएक्ट करेगा, एयर के साथ में रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की पतली सी परत बना लेगा। अब आगे जो है वो और रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जल्दी से बना लेगा, स्टार्टिंग में बना लेगा वो, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आया स्टार्टिंग में अपने पूरी परत बना ली, अब आगे जो है वो और रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। फिर बात करिए अपन ने गैलियम और इंडियम की, ये हवा के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते, गैलियम और इंडियम है वो एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। थेलियम की बात करिए अपन ने तो ये एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए इसको ऑक्साइड बना लेता है, जैसे हवा के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, ऑक्साइड बना लेता है। तो ऑक्साइड बना लेगा, इसलिए इसको स्टोर कैसे किया जाता है कि हवा ना लगे, हवा के जैसे ही हवा लगेगी इसको तो ये ऑक्साइड बना लेगा, इसलिए इसको हवा ना लगे इसको, इसलिए इसको इसमें ऑयल के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। चलो
फिर बात कर लेते हैं अपन रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन कैसे करते हैं, वही अपने बैंगन आलू गाजर इंथेला की बात कर लेंगे। पहले बात कर लेते हैं बैंगन की, बैंगन को ना बोरोन, ठीक है, ये भाई कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा बैंगन को, मतलब बोरोन जो है वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, पानी के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, ना पानी के साथ ना भाप के साथ, ना पानी के साथ देगा। आप बोलोगे भाई हम तो भाप बना के पानी को गर्म करके जो भाप बनती है, ठीक है, उससे स्टीम से क्या करा लेंगे, इसका रिएक्शन करवा लेंगे, तो उसके साथ भी बोरोन जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। फिर बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, ठीक है, आलू की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, ठंडा पानी दे दोगे ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। बैंगन जो है आपका मतलब बोरोन जो है वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ में, चाहे आप ठंडा दो, गर्म दो, चाहे भाप दो, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो एल्यूमिनियम जो है वो ठंडे पानी के साथ में भी, कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर जाएगा। फिर बात करें गैलियम और इंडियम की, गैलियम और जो इंडियम है वो पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जो गैलियम और जो इंडियम है वो ना कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे, चाहे आप ठंडा पानी दे दो नहीं करेंगे रिएक्ट, चाहे आप गर्म पानी दे दो नहीं करेंगे रिएक्ट, तो कोल्ड वाटर दे दो चाहे हॉट वाटर दे दो, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो गैलियम और जो इंडियम है ये भी रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर बात करें थेलियम की, तो थेलियम भाई साहब जो है ये तो मॉइस्ट एयर जो इनको दिख जाएगी ना, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब ऐसी हवा जिसके अंदर नमी भी अगर हो गई, पानी की बात तो छोड़ो आप, है ना, पानी की बात तो छोड़ ही दो, अगर हवा भी इसको दिख गई और उसमें नमी है ना, पानी तो बहुत दूर की बात होगी, पानी के अंदर तो पानी है, लेकिन हवा के अंदर भी अगर थोड़ी पानी की बूंदे हुई तो उसके साथ में भी तो थेलियम है वो रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है, ये बनाता है भाई, क्या बनाता है, थेलियम हाइड्रोक्साइड ये बना लेता है, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे फिर रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ में इनकी रिएक्शन कैसे है, वही बैंगन आलू गाजर इंथेला की बात करेंगे टोटल सब की, ठीक है। तो रिएक्शन एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, पहले बात कर लेते हैं बैंगन की, बोरोन की बात कर लेते हैं। तो बोरोन क्या करता है भाई, नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स हैं उनके साथ में ये रिएक्ट नहीं करता। अब आप बोलोगे भैया ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन सी होती है, डरो मत मैं बता दूंगा अभी कौन सी होती है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग जो एसिड्स हैं वो कौन सी होती है, डाइल्यूट HCl सबने सुन रखा है, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 सबने सुन रखा है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कहा जाता है। तो ये जो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 इनके साथ में बोरोन जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। फिर बात करें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये जो है ये सारे जो है ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन सी है, ये वाली, ठीक है, इनके साथ में ये रिएक्ट कर लेंगे। बोरोन जो है वो इनके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, ये जो सारे हैं ये रिएक्ट कर लेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन भी दे रखी है कि भाई एल्यूमिनियम HCl के साथ में मिलकर क्या बना लेगा, सोल्ट बनाता है, क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है। फिर बात करें ऑक्सीडाइजिंग एसिड, अभी तो बात करें कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन सी होती हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की बात कर ली, ये वाली होती है भाई। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एसिड आप बोलोगे भैया ये कौन सी होती है, ये होती है भाई कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो ये क्या है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स हैं, तो इनके साथ सारे एलिमेंट रिएक्ट कर लेंगे। अभी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की बात की थी ना अपने, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो उनके साथ में किसने रिएक्ट नहीं किया, जो आपका बोरोन था उसने रिएक्ट ही नहीं किया उसके साथ में, बाकी सब रिएक्ट कर लेते हैं लेकिन जो बोरोन है वो रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, ये जो है इनके साथ में सारे के सारे रिएक्ट कर लेंगे, जो बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला सारे के सारे जो है ना वो रिएक्ट कर लेंगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सारे जी के सारे रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है यहां पर, एल्यूमिनियम और गैलियम सब जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम और जो गैलियम जो है ना वो जब HNO3 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो जैसे ही अपन डालेंगे, ये अपने पास ये पड़ा, अपने पास एक रखा हुआ है, अपने पास एल्यूमिनियम रखा हुआ है, ये अपने पास गैलियम रखा हुआ है। अब इनके ऊपर मैंने क्या डाला, HNO3 डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला। जैसे ही मैं HNO3 इनके ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, ये दोनों जल्दी से स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे, जल्दी से अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेंगे, ठीक है। रिएक्ट तो करेंगे, रिएक्ट करेंगे जल्दी से, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी स्टार्टिंग में ही अपने ऊपर एक ऑक्साइड की एक परत बना लेंगे, ठीक है। ऑक्साइड की एक परत बना ली तो ये देखो, ये ऊपर क्या, अंदर क्या है, एल्यूमिनियम है, ऊपर क्या बन गई, ऑक्साइड की एक परत बन गई। तो क्या होगा भाई, अब जो है आगे जो है HNO3 जो है इस पर इसके साथ में रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बाधा आ गई, ठीक है, ऑक्साइड की बाधा आ गई। वैसे ही गैलियम बाधा बना लेता है, बीच में ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। चलो आगे फिर बात करते हैं अपने रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में रिएक्शन की बात कर ली। अब बेस के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, रिएक्शन विद बेस की बात कर लेते हैं। तो भाई बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, वही अपने बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला उनकी बात करनी है अपन को, तो तेरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो भाई बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम जो है ये क्या करेंगे, ये बेस के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन इंडियम और थेलियम जो है वो बेस के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे भाई, कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। बैंगन, आलू, गाजर, ठीक है, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये तीनों क्या कर लेंगे,
ये बेस के साथ में बढ़िया से रिएक्शन कर लेंगे, लेकिन इंडियम और जो थेलियम है ना, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, 13वां जो एलिमेंट, 13वां जो ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे ऑक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी भैया ऑक्साइड कौन कौन सी बनती है, ऑक्साइड कौन कौन सी बनती है, अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी बताई थी मैंने, अब आपको आपका रिवीजन भी हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंने कौन सी बताई थी कि भाई बैंगन, आलू, गाजर जो है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ज्यादा स्टेबल किसमें, +3 के अंदर, लेकिन जो थेलियम है वो कौन सी में, +1 के अंदर। तो अभी देख लो भाई, उसका भी रिवीजन हो गया। तो क्या बनाता है ऑक्साइड, कौन कौन सी बनाता है, बोरोन B2O3 बनाता, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2O3 बनाएगा ऑक्साइड, ठीक है। आपका जो गैलियम है वो Ga2O3 बना लेगा, इंडियम In2O3 बना लेगा, ठीक है। थेलियम Tl2O3 बना लेगा, बना तो लेगा लेकिन क्या है, बिल्कुल भी अनस्टेबल है, बिल्कुल ही अनस्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी, क्यों नहीं होगी, यहां पर जो है ये जो थेलियम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ रहा है, +3 के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ रहा है, +3 के अंदर, और इसकी औकात कितनी है, सिर्फ +1 की है। थेलियम की औकात कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की ही है, और यहां पर ये +3 के अंदर हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ही अनस्टेबल है, औकात से बाहर काम करेगा तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल है, बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है TlO3। तो इसको बहुत ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलो ये B2O3 जो है, बोरोन की जो ऑक्साइड है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। Al2O3 और Ga2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड और जो गैलियम की जो ऑक्साइड है वो क्या होती है, एम्फोटेरिक होती हैं। अब आप बोलोगे भाई ये एसिडिक भी सुना भैया हमने और बेसिक भी सुना है, लेकिन ये एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होता है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि एसिड भी आपने सुन रखा है, बेस भी आपने सुन रखा है, लेकिन एम्फोटेरिक वो होता है जिसके अंदर एसिड के गुण भी हो और बेस के गुण भी हो, एसिड के गुण भी जिसके अंदर हो और बेस के गुण भी जिसके अंदर हो, उसको अपन क्या बोल देंगे, एम्फोटेरिक बोल देंगे, ठीक है। तो ये B2O3 क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, Al2O3 और Ga2O3 ये क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब इनके अंदर क्या है, एसिड के गुण भी दिखेंगे आपको और बेस के गुण भी दिखेंगे, ठीक है। फिर बात करें In2O3 और Tl2O3, ये क्या है आपके बेसिक हैं, क्या है, बेसिक है। तो पहले ये एसिडिक, ये एम्फोटेरिक और ये क्या है, बेसिक। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके अंदर वही बातें लिख रखी है, जैसे क्वेश्चन बनता है ना, तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं। चलो फिर बात करें हाइड्रोक्साइड्स की, हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लें तो इनकी जो हाइड्रोक्साइड बनती है भाई, जो बोरोन है वो हाइड्रोक्साइड बनाता है BOH3, ठीक है। तो ये कैसी होती है भाई, एसिडिक होती है। एल्यूमिनियम की जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसी होगी, और गैलियम की ये एम्फोटेरिक होगी। एम्फोटेरिक का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई एसिड वाले गुण भी दिखाएगा और बेस वाले गुण भी दिखाएगा। फिर बात करें इंडियम की हाइड्रोक्साइड और जो थेलियम है उसकी हाइड्रोक्साइड, भाई ये भी क्या है, बेसिक होती है। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हैलाइड्स की। इनकी जो हैलाइड्स मतलब किसके साथ में, ये हैलोजन के साथ में रिएक्शन कर लेंगे, किसके साथ में रिएक्शन कर लेंगे, हैलोजन के साथ में रिएक्शन कर लेंगे। तो क्या BX3 ALX3 GX3, एक्स क्या है यहाँ पर, हैलोजन आ जाएगा, ठीक है। हैलोजन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, F आ जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो वो फिर कहला 12 एंटी, वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। हैलोजन वाले हैं, 17 वाला जो ग्रुप है वो उसके साथ में ये बना लेते हैं अपने कंपाउंड। तो BX3, ठीक है, BX3 बन जाएगा, ALX3 GX3 INX3 TLX3 दिख रहा है आपको, TLX3 दिख रहा है, लेकिन थेलियम की औकात कितनी है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, और यहां पर वो कितने में आ रहा है, +3 के अंदर आ रहा है, मतलब अपनी औकात से बाहर जा रहा है। अपनी औकात से बाहर जाएगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, अनस्टेबल होगा, नॉट स्टेबल, ठीक है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा +3 के अंदर, इसको +1 के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, +3 के अंदर दिखा रहा है, इसलिए TLX3 जो है, ये जो कंपाउंड बनता है TLX3, ठीक है, थेलियम का जो कंपाउंड बनेगा ये नॉट स्टेबल होता है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लेविस एसिड के गुण जो है वो क्या होंगे, कम होंगे ग्रुप के अंदर। मैं बोरोन से, ये जो BX3 है, ठीक है, बोरोन से अगर मैं Tl की तरफ जाऊं, थेलियम की तरफ जाऊं, तो क्या होगा, जो एसिड के गुण जो है ना, एसिड के जो गुण है वो क्या होंगे, कम होंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा हैलाइड के अंदर तो क्या होगा, एसिड के जो गुण है वो कम होते हैं, ठीक है। अगर मैं, ये तो बात भैया आपने बता दी कि भाई ऊपर से नीचे आप जाओगे तो मतलब बोरोन से आप थेलियम की तरफ जाओगे तो एसिड के गुण कम होंगे, लेकिन अगर वो हमें दे देगी बोरोन के साथ में हमें दे देगी भाई इसके BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ठीक है, तब हम कैसे बताएंगे एसिड के गुण। तो उसके लिए क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसी पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, और ये आपको ऑर्डर याद रखना है कि भाई Bi3 जो है उसका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। BBr3 जो है वो उससे कम एसिडिक होगा, BCl3 जो है वो उससे कम एसिडिक होगा, और जो BF3 है वो सबसे कम एसिडिक होता है। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, और ये लेविस एसिड का क्या है, आपको ऑर्डर दे रखा है, तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ, वापस आ सकता है, बिल्कुल याद रखना ये चीजें, ठीक है। अब बात करें कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। बोरोन के कौन कौन से कंपाउंड है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। बोरोन
भाई कौन कौन से कंपाउंड बनाता है। तो पहला क्या है इसका, बोरोन ट्राइऑक्साइड या फिर बोरिक अनहाइड्राइड। बोरोन ट्राइऑक्साइड बोल दो या फिर बोरिक अनहाइड्राइड बोल दो, नाम से टेंशन मतलब। ये भाई इसकी शक्ल देख लो, ठीक है, ये बोला इसको क्या बोला, बोरोन ट्राइऑक्साइड। ये बोरोन दिख रहा है, 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इसलिए लिखा बोल दिया बोरोन ट्राइऑक्साइड बोल दिया इसको, ठीक है। और इसको बोरिक अनहाइड्राइड भी इसको बोलते हैं। अब बात कर लें ये बनता कैसे भाई, प्रिपरेशन की बात कर लें, ठीक है। ये बोरिक जो अनहाइड्राइड है ये बनता कैसे है उसकी बात कर लें। तो भाई देखो बोरोन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में इसका क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे, बोरोन का रिश्ता कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या मिलेगा अपन को मिल जाएगा B2O3। B2O3 क्या है अपना, यही तो शक्ल अपन को बनानी है, ये दिख रही है आपको, बिल्कुल बन गई B2O3, यही तो अपन को बनाना था। तो बोरिक अनहाइड्राइड अपना बन चुका है, ठीक है। बोरिक अनहाइड्राइड को बनता कैसे वो बता दूं मैं आपको, बोरोन का रिश्ता कराया किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में रिश्ता कराया, अपनों को क्या मिला, अपन को भाई बोरिक अनहाइड्राइड मिल गया B2O3, यही तो अपन को चाहिए था, बन गया एक तरीका तो ये हो गया। तो क्या करेंगे, बोरोन को ऑक्सीजन के साथ में करा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि भाई हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड नाम की चीज होती है, ठीक है, ये शक्ल देख लो H3BO3, आगे इसकी डिटेल में बात करेंगे। जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसको अपन हीट करेंगे, ठीक है, इसके थोड़े आग लगा देंगे, इसके ना थोड़ी सी आग लगाएंगे, थोड़ी नहीं ढंग से आग लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा अपना जो ये अपना मिल जाएगा अपन को B2O3 जो है ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई वो देख लो, H3BO3 होता है क्या, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड नाम होता है इसका H3BO3 का। अब क्या करेंगे इसको रेड हॉट, मतलब कितने क्या देंगे, मतलब वो वाली आग देंगे इसको, जितना मतलब वो लोहा डालते हैं ना आग के अंदर तो वो लोहा एकदम से लाल हो जाता है ना, वो वाली बढ़िया वाली आग देंगे इसको, ठीक है। तो रेड हीट देंगे इसको, बढ़िया रेड हॉट, ठीक है, बढ़िया वाली आग देंगे इसको। तो क्या बनेगा अपन को, ये जो पानी है इसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो भाई बाहर निकल जाएगी, 3H2O जो बाहर निकल जाएगा, और अपन को क्या मिल जाएगा B2O3, यही तो अपन को चाहिए था। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दी कि ऑक्सीजन के साथ में बोरोन का रिश्ता कराया तो अपन को क्या मिलेगा, B2O3 मिल गया। दूसरा क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड के साथ को अपन ने आग लगा दी तो अपन को क्या मिला, B2O3 मिल गया। चलो आगे चलते हैं फिर, ये पहला कंपाउंड हो गया, ठीक है। बोरोन क्या पढ़ रहे हैं अपन, कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो पहला कंपाउंड क्या पढ़ दिया अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने, बोरिक अनहाइड्राइड पढ़ा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है भाई बोरेक्स पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, दूसरा जो कंपाउंड है बोरोन का वो क्या है, बोरेक्स। इसको क्या बोलते हैं, टिंकल भी इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, टिंकल, और उसको हिंदी में सुहागा भी बोलते हैं, क्या है, सुहागा कहा जाता है, ठीक है। चलो सर्च करके देख लेना सुहागा कैसा दिखता है। ये भाई शक्ल ऐसी होती है इसकी शक्ल, ये देख लो, इसका फॉर्मूला क्या है, ये Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। ये इसी को क्या बोलते हैं भाई, बोरेक्स, इसी को कहा जाता है, टिंकल सुहागा इसी को कहा जाता है, ठीक है। चलो ये बनता कैसे, प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। अभी इसको बोरेक्स को बनाएंगे कैसे उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भाई ये H3BO3 है, ठीक है। H3BO3 क्या है, बोरिक एसिड, अभी तो दिखाया मैंने, अभी तो दिखाया ये भाई H3BO3 क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थोबोरिक एसिड या फिर बोरिक एसिड। तो ये H3BO3 लिया मैंने, बोरिक एसिड लिया, साथ में क्या भाई, सोडियम कार्बोनेट लिया। बोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट अपन ने जब लिया तो क्या मिल गया अपन को, ये बोरेक्स मिल गया, Na2B4O7, यही तो अपन को चाहिए था, बोरेक्स बन गया, ठीक है। एक तरीका ये, ठीक है। तो H3BO3 क्या बनाएंगे, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रिपरेशन, लेकिन याद रखो। तो H3BO3 जो है बोरिक एसिड को किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे भाई, सोडियम कार्बोनेट के साथ में जब रिएक्शन करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, बोरेक्स अपन को मिल जाएगा। और जो बोरेक्स है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, बोरेक्स जो है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं, बेसिक नेचर का होता है। बोरेक्स कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब बात कर ले एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। इसको थोड़ी सी आग दें तब क्या होगा, थोड़ा सा गर्म करें तो क्या होगा इसके साथ में, वो बात कर लेते हैं। बोरेक्स को थोड़ी सी आग दें तो क्या होगा, ठीक है। तो बोरेक्स पर हीट का प्रभाव, ठीक है, बोरेक्स पर हीट डालें तो क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ये क्या अपना बोरेक्स Na2B4O7.10H2O, अभी तो मैंने आपको शक्ल दिखाई, स्टार्टिंग में दिखा दी, ये भाई यही तो है बोरेक्स। तो ये बोरेक्स मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। अब क्या करूं मैं इसको, थोड़ी यहां पर मैं लिखना भूल गया, चलो इसको लिख देता हूं मैं। हाँ, तो इसको क्या करनी है अपन को, हीट का प्रभाव देखना भाई, बोरेक्स पर, ये जो बोरेक्स है इस पर हीट का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर मैं थोड़ी सी आग लगाई, ठीक है, थोड़ी सी हीट दे दी मैंने, हीट दी तो क्या हुआ, तो हुआ क्या भाई, हुआ ये कि यहां पर जो 10H2O दिख रहे हैं, ठीक है, 10H2O दिख रहे हैं, तो हीट देंगे तो पानी तो उड़ ही जाएगा बेचारा, पानी तो उड़ेगा ही, ठीक है। तो उसमें से कितने रह गए आगे, 5H2O रह गए, मतलब 5 जो H2O है वो उड़ चुके हैं, 5 H2O जो है वो उड़ चुके हैं। उसके बाद में थोड़ी सी मैंने और हीट दे दी, तो क्या हुआ भाई, ये 5 H2O जो बचे थे वो भी उड़ गए, तो अपने पास क्या बच गया, ये बच गया Na2B4O7 बच गया,
ठीक है। अपने पास ये था बोरेक्स था, इसको मैंने थोड़ी हीट दी तो ये भाई 10 में से 5 H2O निकल गए, 5 बच गए। अब थोड़ी मैंने और हीट दे दी तो क्या होगा, ये 5 H2O भी चले जाएंगे, ठीक है। फिर अपने पास क्या बना, ये Na2B4O7 ये बच गया अपने पास में। ये क्या है, ये क्या है, स्वेलन व्हाइट मास। क्या है, स्वेलन व्हाइट मास, हिंदी में बताऊं मैं आपको तो ये क्या, फूला हुआ सफेद पदार्थ दिखेगा, ठीक है। आपको एक पदार्थ दिखेगा सफेद कलर का, ठीक है, व्हाइट कलर का एक मटेरियल दिखेगा आपको जो के साथ फूला हुआ है, ठीक है। ऐसे स्वेलन है, बिल्कुल फूला हुआ सा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये वो बन चुका है। उसके बाद में अगर मैं थोड़ी सी इसको और हीट दे दूं, तो क्या बन जाएगा, Na-B2O2, क्या बन जाएगा, Na-BO2 प्लस B2O3 बन जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो मैं वापस समाप्त कर दूं, इसको मैंने हीट दी, ठीक है, ये बना क्या, बोरेक्स है, इसको मैंने हीट दी तो क्या बन जाएगा, Na2B4O7 5.5 H2O, 5 H2O उड़ गए, इसको मैंने और हीट दे दी तो ये वाले भी उड़ गए। उसके बाद में Na2B4O7 बच गया अपने पास, एक कैसा है, फूला हुआ एक सफेद कलर का एक पदार्थ दिखेगा अपन को, ठीक है। इसको मैंने थोड़ी और हीट दे दी तो क्या बन जाएगा अपने पास, Na-BO2 और B2O3 में टूट जाएगा। अब ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ग्लास जैसा दिखने वाला पदार्थ है, ग्लास की तरह दिखने वाला एक पदार्थ मिल जाएगा अपन को। क्या मिल जाएगा, ये ग्लास की तरह दिखने वाला मटेरियल है, ठीक है, ये अपने पास मिलता है। तो ये आपको मैंने हीट का प्रभाव बता दिया। अगर आप बोरेक्स पर हीट डालोगे तो अपन को ये मिलता है क्या, ग्लास का एक पदार्थ मिल जाता है, ठीक है। चलो अब एक होता है बोरेक्स बीड टेस्ट का नाम से एक होता है, बोरेक्स बीड टेस्ट। ये क्या है भाई, ये क्या है, इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो क्या ये कलर सोल्ट लिया अपन ने, ये क्या है, सोल्ट है, ठीक है, जो ऐसा सोल्ट जो कलर देंगे, ठीक है। ये क्या है, कलर सोल्ट लिया अपन ने। ये B2O3 क्या है, B2O3 अपने पास बना था ना, ये B2O3 जो ग्लास जैसा बनता है, जो शीशे जैसा बनता है, ग्लास जैसा बनता है, वो क्या है, B2O3 अपन ने ले लिया, ठीक है। ये हमने सोल्ट लिया है, ये B2O3, दोनों का रिश्ता करा दिया तो अपन को क्या मिला, CuO B2O3 अपन में मिला, ठीक है। उसके बाद में क्या मिलता है अपन को, CuBO2 होल ट्वाइस, ये अपन को मिलता है। ये कैसा दिखता है अपन को, ब्लू कलर का दिखता है। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट है, क्या है, बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। चलो ये अब कौन कैसा कलर देगा वो देख लेते हैं भाई। ये CuO का सोल्ट था तो इसने कलर कैसा दिया भाई, ब्लू कलर दिया। तो Cu कैसा देता है, ब्लू देता है। Fe अगर Cu की जगह क्या रख देंगे, अगर Fe रख दें तो कैसा कलर आएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। Cu की जगह अपन CO रख दें तो क्या आ जाएगा, ब्लू कलर है। Cu की जगह मैं Ni रख दूं तो बोरोन आ जाएगा। Cu की जगह मैं Cr रख दूं तो क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये कलर दे रखे हैं इसके, तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट होता है। चलो अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में कैसा है भाई बोरेक्स, उसकी बात कर लेते हैं। बोरेक्स दिखता कैसा है, अपन को फॉर्मूला पता है बोरेक्स का, शक्ल पता है अपन को, लेकिन दिखता कैसे वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसकी। तो भाई अपने पास क्या था अपने पास, ये स्ट्रक्चर अपने पास Na2B4O7, ठीक है। तो पहले B4O7 की बात कर लेते हैं। B4O7 मतलब 4 क्या है, B है, तो एक ये B, एक ये B, एक ये B और एक ये B, 4 B हो गए, ठीक है। दिख रहे हैं 4 B, सबको दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 हो गए 4, ठीक। अब क्या है, O7 सात क्या है, O है, क्या है, सात क्या है, O है। तो एक ये वाला O, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो ये हो गए, ठीक है, 5 ये हो गए। और क्या है आपको, O7 है, ठीक है, 5 ये है हुए और 5 1 और ये वाला 2, ठीक है। तो कितने हो गए, O7, ठीक है। B4O7 हो गया अपना। तो ये भाई ये देखो, ये वाला जो बोरोन है ये इस बोरोन से जुड़ा होगा, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की मदद से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये जो बोरोन है इस बोरोन से जुड़ा हुआ होगा, किसके बीच में, ऑक्सीजन इसके बीच में है, ठीक है। ये वाला जो बोरोन है वो इस बोरोन से भी जुड़ा हुआ होगा, एक बोरोन एक ऑक्सीजन की मदद से बीच में एक ऑक्सीजन होगा। ये वाला जो बोरोन है वो इस बोरोन से जुड़ा होगा, बीच में एक ऑक्सीजन रहेगी। ये वाला जो बोरोन है वो इस बोरोन से जुड़ा होगा, एक बीच में ऑक्सीजन रहेगी। ये वाला जो बोरोन है वो इस बोरोन से जुड़ा होगा, बीच में एक ऑक्सीजन होगी। मतलब जो सारे जो बोरोन है आपस में जुड़े हुए होंगे लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन रहेगी। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो बोरोन है इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, ठीक है। इसने कितने बना रखे हैं भाई, इसने कितने बना रखे हैं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बोरोन है इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 और एक ये OH के साथ में बनाता है, ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट। ये 3 तो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये भी क्या है, 4 बनाता है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। 2 3 कोवेलेंट, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब ये समझ में आया, नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से क्वेश्चन पूछा गया वो बता देता हूं मैं आपको, वो बता देता हूं। अब बताओ इसमें sp2 कितने हैं भाई, sp2 कितने, ये बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 3, तो कैसा होगा, sp2, ठीक बात है। ये वाला बोरोन है कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बना रहा है, कैसा, sp3,
ठीक है। ये वाला जो बोरोन है कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, 1 2 3, कितने कैसा होगा, sp2 होगा। ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है वो ये बोरोन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 और 4 बना रहा है, तो कैसा हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है। तो आप क्या पूछ रहे हैं कि भाई sp2 वाले जो बोरोन होंगे वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। ये आपको पता होना चाहिए कितने sp3 होंगे और कितने sp2 होंगे। sp2 कितने भाई, 2 sp2 होंगे। ठीक है। 2 बोरोन जो है कैसे होंगे, sp2 होंगे। बोरेक्स के स्ट्रक्चर में, बोरेक्स के स्ट्रक्चर के अंदर 2 बोरोन कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे, और 2 बोरोन कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बता दूं कि भाई एक जो sp2 वाला होगा, sp2 वाले जो बोरोन होंगे वो कैसे होंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर होंगे। कैसे होंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर होंगे। और जो sp3 वाले जो बोरोन होंगे वो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। तो ये बस आपको इतना याद रख लेना, बाकी आपका काम बन जाएगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर बात कर ले डाईबोरेन। ये भी क्या है, बोरोन का ही क्या है, बोरोन का ही कंपाउंड डाईबोरेन। शक्ल क्या है भाई, B2H6 कैसा है, B2H6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो आपको देखना है, और इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछता है वो मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दूंगा मैं आपको। तो भाई यहां पर क्या बोरोन है अपने पास, क्या B2H6 मतलब क्या है, 2 बोरोन होंगे और 4 हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, 1 और 2 बोरोन हो गए बोरोन। ठीक है। अब 6 हाइड्रोजन अपने पास, 6 हाइड्रोजन है, कैसे कैसे लगेंगे वो देख लो भाई। ठीक है। 6 है ना। ठीक है। ये वाला बोरोन है, एक बोरोन ये है। ठीक है। इससे 1 हाइड्रोजन ये जुड़ गया, इससे 1 हाइड्रोजन ये जुड़ गया, 2 हो गए। ठीक है। ये वाला जो बोरोन है इससे 1 हाइड्रोजन ये जुड़ गया, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अपने पास कितने चाहिए, 6। ठीक है। 1 हाइड्रोजन यहां बीच में लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, टोटल 6 हाइड्रोजन मैंने इकट्ठे कर दिए। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट इससे बोरोन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी डायरेक्ट बोरोन से जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी डायरेक्ट बोरोन से, ये वाला हाइड्रोजन ये भी डायरेक्ट बोरोन से जुड़ा हुआ है। जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, उनको बोलेंगे टर्मिनल हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। और ये जो बीच में है ना, जो मैंने डॉट डॉट से जुड़े हुए हैं ना, जो डॉट डॉट से जुड़े हुए हैं, रेड कलर में आपको डॉट 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 दिख रही है आपको। ठीक है। तो इनसे जो जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन बोलेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन बोलेंगे। ब्रिज हाइड्रोजन क्यों बोलेंगे, ब्रिज हाइड्रोजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वाले जो हाइड्रोजन देखो ना वो सिर्फ एक बोरोन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, ये इस बोरोन से भी जुड़ा हुआ है, इस बोरोन से भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों के बीच में क्या बना रहा है, एक लिंक बना रहा है। 2 बोरोन के बीच में ये वाला हाइड्रोजन एक लिंक बना रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ब्रिज हाइड्रोजन बोल दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये तो ना हाइड्रोजन तो वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, यहां आपने 2 दिखा रखे हैं, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है। तो भाई ये बता देता हूं मैं आपको, ये वाला बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बोला वो जो बॉन्ड है इस बोरोन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन इस बोरोन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है। बस इतना याद रख लेना, बनाना बॉन्ड है। अब और इसमें इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस स्ट्रक्चर के अंदर, वो देखो भाई। इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ना, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, बी और एच। ठीक है। बी और एच के बीच में, मतलब बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में ही बन रहा है। इस बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस जो बोरोन जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में 2 सेंटर हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन और बोरोन 2 ही सेंटर है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल हाइड्रोजन का और बोरोन का। ठीक है। लेकिन इस बनाना बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड है ना, ये बनाना बॉन्ड, ये किसके बीच में बन रहा है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में, 3 के बीच में बन रहा है ये बॉन्ड। जो बनाना बॉन्ड है वो किन किन के बीच में बन रहा है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन के बीच में वो बन रहा है। ठीक है। तो BHB, ठीक है, बोरोन हाइड्रोजन और बोरोन हाइड्रोजन बोरोन 3 के बीच में ये बन रहा है। तो इसके अंदर क्या भाई, 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 3 सेंटर है, 1 2 और 3, और क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है। अब बात लेते हैं प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, डाईबोरेन जो है आपका B2H6, इसकी बना कैसे सकते हैं, इसको प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसकी, उसकी बात कर लेते हैं भाई। BF3 है, BF3 LiAlH4, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आई हुई है। ठीक है। BF3 LiAlH4 को जब साथ में रिश्ता कराएंगे तो क्या मिलेगा अपन को मिल जाएगा B2H6 मिल जाएगा अपन को, और अपन को यही तो चाहिए। तो ये किससे ये बनाने का तरीका क्या है, BF3 LiAlH4 करेंगे, दोनों का रिश्ता करा दिया, B2H6 अपन को मिल जाएगा। और क्या तरीका भाई, दूसरा तरीका क्या है, NaBH4 प्लस I2 का रिश्ता कराएंगे तो B2H6 मिल जाएगा। और क्या तरीका है, और भाई ये तरीका BF3 6NaH 450 केल्विन का टेम्परेचर देंगे तो भी B2H6 मिल जाएगा। और इंडस्ट्रियल
स्केल पर आपको बनाना है, अगर आपको औद्योगिक स्केल पर आपको बनाना, मतलब बहुत सारी मात्रा के अंदर आपको बनाना है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाला जो तरीका है ये अपनाना पड़ेगा। डाई बोरेन को अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बनाना है, तो आपको व्यापार अगर आपको करना है, तो भाई ये वाली रिएक्शन है, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर डाइबोरेन के लिए ये काम आता है। चलो अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज, डाइबोरेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या खास बातें उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली खास बात क्या है कि स्टेबल एट लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर अगर तापमान जो है बहुत कम है तो भी ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। और खास बात क्या है, कलरलेस होता है भाई, कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है, ठीक है। हाईली टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। और क्या है भाई इसकी प्रॉपर्टी, B2H6 को पानी के साथ में मिला देंगे, ठीक है। B2H6 को पानी में मिला दिया तो क्या मिल जाएगा, H3BO3 मिल जाएगा, H3BO3 पढ़ के आए थोड़ी देर पहले, H3BO3 दो जगह यूज में आया है, क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड, यही तो है यूज में लिया। देखो आपको मैं दिखा भी दूं यार, ऑर्थोबोरिक एसिड एक तो ये आ गया भाई, ठीक है, बोरेक्स की प्रिपरेशन में काम में आया था। और कहां आया था, ये H3BO3 को अपन ने हीट किया था तो क्या मिला था अपन को, B2O3 मिला था, ठीक है। चलो तो ये इसकी क्या, किसका बनी, ये ऑर्थोबोरिक जो एसिड है इसको बनाने का एक तरीका भी है। ऑर्थोबोरिक एसिड को आपको पूछ लिया ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बनेगा, तो भाई ऐसे बनेगा, B2H6 को किसमें, पानी में डाल दो, ऑर्थोबोरिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे B2H6 अगर C6Cl2 के साथ में अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो भी अपन को क्या मिल जाएगा, BCl3 और 6HCl अपन को मिलता है। तो ये किसकी रिएक्शन है, अपनी डाइबोरेन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, B2H6 का, ठीक है। इसके साथ में करेंगे ये मिल जाएगा जी, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, ये दो जो रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाली तो एग्जाम के अंदर पूछी गई है, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है। तो B2H6 का अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, एक्सेस अमोनिया है तो अपन को B26.2NH3 अपन को मिलेगा। और ये क्या है, आयनिक व्हाइट सॉलिड होता है, कैसा है ये जो बनता है ना, ये क्या है, आयनिक व्हाइट सॉलिड बनता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। B2H6 का NH3 है, ठीक है, सेम ही यहां तक, लेकिन एक्सेस NH3 ये भी सेम है जी, लेकिन यहां पर टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, यहां पर हाई टेम्परेचर कर दिया मैंने, इसमें हाई टेम्परेचर कर दिया अब की बार, तो क्या होगा, तो BNX ये बनता है, बोरोन नाइट्राइड बनता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रेफाइट का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि भाई ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर कौन बनाता है, तो भाई B2H6 का जब रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ में, अमोनिया के साथ में और हाई टेम्परेचर पर, तो तब अपन को ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर अपन को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है। चलो फिर बात करें B2H6 की रिएक्शन अगर अपन अमोनिया के साथ में करवाएं, B2H6 है उसके साथ अपन रिएक्शन में करवा रहे हैं, अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अभी तो करवाई थी, आप बोलोगे अभी तो करवाई थी, अब इस बार थोड़ा सा अलग कर रहे हैं अपन। इसके अंदर भी अपन ने सेम ही किया था, इसके अंदर भी सेम किया था, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग किया था, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर अपन ने बढ़ा दिया, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे अपन, वही सेम रिएक्शन है, B2H6 प्लस NH3, ठीक है। लेकिन इस बार जो रेशियो है ना, दो अपन क्या लेंगे, NH3 जो है, ठीक है, दो लेंगे, और अपन क्या B2H6 क्या लेंगे, एक लेंगे, मतलब 2 रेशियो 1 के अंदर, 2:1 के अंदर अपन क्या लेंगे, ये लेंगे, दोनों चीजें लेंगे। और हाई टेम्परेचर ले लिया तो अपन क्या मिलेगा, B3N3H6 मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, बोराजीन कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, बोराजीन कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से। अब ये इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोराजीन का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसकी जो संरचना बनती है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। चलो अब बात कर लेते हैं कार्बन फैमिली की। बोरोन फैमिली की बात कर ली अपन ने, पूरी जितनी बातें थी उसकी। अब बात करें कार्बन फैमिली, कार्बन के परिवार की बात कर लें तो कार्बन का परिवार कौन से ग्रुप के अंदर है भाई, 14th ग्रुप के अंदर है। कौन से ग्रुप के अंदर, 14th ग्रुप के अंदर आपको कार्बन फैमिली मिलेगी। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, CSIGESNPB, ठीक है। कौन कौन से, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो इसको, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ऐसे इसको याद रख सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रिक है उससे भी याद रख सकते हो भाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात कर ले सबसे पहले, तो एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ जाओगे, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी। चलो आगे बात करें, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ले तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपका जो टिन है, यहां तक क्या होगा, एसन जो है, यहां तक आपका क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी वो क्या आएगी, +4 भी दिखाएंगे और +2 भी दिखाएंगे, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना यार, है ना, +4 भी दिखाएंगे और +2 भी दिखाएंगे। कौन कौन, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम और आपका टिन जो है,
मतलब जो कहे शिव जी सुनो तक, ठीक है, सुनो तक जाना आपको। Sn तक क्या है, +4 और +2 दोनों दिखाते हैं। लेकिन लेड की बात करें, पीबी की बात करें, तो पीबी जो है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, सिर्फ +2 दिखाती है। ज्यादा स्टेबल किसमें रहेगा, ये पीबी का आपको पूछ रहे कि पीबी जो है, लेड जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल है, तो भाई +2 के अंदर। अब आपको पूछ ले कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो टिन है, ये आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल है, +4 के अंदर, ठीक है। +2 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, लेकिन +4 के अंदर ये मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल रहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ये जो पीबी है ये +4 बना भी ले, वैसे तो स्टेबल तो किसमें, +2 के अंदर ही है, लेकिन अगर ये +4 बना भी ले, अगर बुलावट का, तो क्या करेगा, ये जो अगर +4 के अंदर आपको कहीं भी दिख जाए, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आपको पीबी जैसा कोई दिख जाए, पीबी जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपको दिख जाए, तो क्या समझ जाना आप वहां पर ये समझ जाना कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा। अगर पीबी जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किसी भी कंपाउंड में है, तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो +4 है, ये क्या है, बहुत ही अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है। इसको किस में जाना है, इसको ये जाना चाहता है कि मैं भाई +2 के अंदर चला जाऊं, ठीक है। इसलिए +4 के अंदर आ तो गया, लेकिन वापस कहां जाना चाहता है, +2 के अंदर जाना चाहता है। तो क्या करेगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये +4 से +2 में जाना चाहता है, मतलब क्या है, रिड्यूस होना चाहता है। क्या है, रिड्यूस होना चाहता है। और जो खुद रिड्यूस होते हैं वो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है, रिड्यूस होना चाहता है, +4 से +2 में जाना चाहता है। ऐसे ही बात अपन यहां पर करें, अगर आपको ये जो है जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन जो, या फिर जो आपका कार्बन जो है, ये आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दिखे, तो ये क्या करेंगे, ये +2 से किस में जाना चाहते हैं, +4 के अंदर जाना चाहेंगे, क्योंकि ये +4 इनके लिए ज्यादा स्टेबल है। तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर +4 में जाना चाहता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा और ये रिड्यूसिंग होगा। चलो, अब एक क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, बिल्कुल PYQ है, ठीक है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान में रखना कि भाई SiF6 जो 2 नेगेटिव है, ये स्टेबल होता है, ठीक है। SiF6 2 नेगेटिव जो है, ये कंपाउंड है, वो स्टेबल है, लेकिन जो SiClS6 2 नेगेटिव जो है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बनता ही नहीं है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो नहीं बनता है, तो ये वाला उसके अंदर ऑप्शन था और ये नहीं बनता भाई, ठीक है। SI जो है ना, सिलिकॉन जो है वो F6, ठीक है, 6 बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ में, फ्लोरीन के साथ में, तो 6 बॉन्ड बना लेगा वो, लेकिन जो है Cl6 जो है इसके साथ में बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो ये वाला कंपाउंड आपको ध्यान में रखना कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर के साथ में रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं, ये जो है ना आपके जो कही शिवजी सुनो पार्वती, जो आपके कार्बन फैमिली की जो है, कार्बन का जो परिवार है, वो 2 प्रकार की ऑक्साइड बनाता है। कहां पर, जब ये हवा के साथ में रिएक्शन करते हैं, एयर के साथ में जब रिएक्शन करते हैं, तो 2 प्रकार की ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन सी जी, पहले बनाती है मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। कौन सी, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, SiO, GeO, NSNO, PbO, ठीक है। तो ये क्या होगी, मोनोऑक्साइड। सबके अंदर आपको एक एक ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब मोनोऑक्साइड है। फिर बात करें डाइऑक्साइड की, तो सबके अंदर 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, CO2, SiO2, GeO2, SNO2, PbO2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक की, ठीक है। CO2, SiO2, GeO2, SNO2, PbO2। ऐसा ही देखो, ये यहां से लेकर CO2 से लेकर GeO2 तक, ये क्या है, एसिडिक है। कैसी है, एसिडिक होंगी ये ऑक्साइड जो है, ये जो डाइऑक्साइड है, ठीक है, चाहे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो, या फिर जर्मेनियम डाइऑक्साइड हो, ये क्या होंगी, आपकी एसिडिक ऑक्साइड है। कैसी है, एसिडिक ऑक्साइड है। लेकिन जो SNO2 और जो PbO2 है, ये क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कैसी है जी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कैसी ऑक्साइड है, न्यूट्रल है जी। कैसी है, न्यूट्रल। चलो अब बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। हवा के साथ में रिएक्शन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं पानी के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे, तो वो भी देख लो भाई, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये रिएक्ट ही नहीं करते। पानी के साथ में कार्बन को डाल दो, सिलिकॉन को डाल दो, जर्मेनियम को डाल दो, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन पीबी जो है ये ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ठीक है। जैसे ही पानी के अंदर डालोगे आप पीबी को, तो ये क्या करेगा, जैसे ये पीबी है, इसको पानी में डाला, तो इस डालते क्या करेगा, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की एक परत बना लेगा। अब ऑक्साइड की परत बन गई तो आगे की रिएक्शन हो नहीं पाएगी, ठीक है। एसन जो है ना, जो टिन है, ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करता, पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। जो एसन है ये पानी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, किसके साथ में करेगा, ये करेगा भाप के साथ में, स्टीम के साथ में। पानी को गैस के रूप में लेके आओ, उसके बाद में ये रिएक्शन करेगा। तो एसन की H2O गैसियस फॉर्म में लाओगे तो रिएक्शन करेगा, थोड़ी सी हीट देंगे तो SnO2 बन जाएगा। चलो आगे बात करते हैं किसकी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ में कैसी रिएक्शन करते हैं, कार्बन का जो परिवार है वो हैलोजन के साथ में कैसे रिएक्शन करता है उसकी बात कर लेते हैं।
तो भाई ये है CX4, SiX4, GX4, SnX4, PbX4 ये बनाते हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आपको दिख रहा है PbX4 जो है वो आपको कौन सी किसके अंदर दिख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दिख रहा है, +4 के अंदर दिख रहा है। और +4 के अंदर तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, ये किस में जाना चाहता है, +2 के अंदर जाना चाहता है। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, यही तो होगा सबसे कम स्टेबल, क्योंकि ये +4 के अंदर है। +4 के अंदर तो ये मर जाता है, बिल्कुल स्टेबल ही नहीं रहता ना। ये मतलब ये जान करता है कि भाई मैं गलत जगह फंस गया, मेरे को वापस जाना है ना, मैं गलत जगह फंस गया यहां पर, है ना। तो ये क्या है, PbX4 जो है ये जो है बिल्कुल ही अनस्टेबल होगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, PbX4, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CX4, ठीक है। तो CX4 सबसे ज्यादा, SiX4 उससे कम, GX4 उससे कम, SnX4 उससे कम, और PbX4 सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर ली, ठीक है। और ये कैसे होते हैं भाई, सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे हैं सारे, कैसे सारे 4-4 बॉन्ड बना रहे हैं, सारे 4-4 बॉन्ड बना रहे, कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होंगे। कैसा होंगे, टेट्राहेड्रल होंगे। चलो जी अब बात कर लें, ये तो बात कर ली भाई सबके अंदर अगर कॉमन आपका क्या दे दिया आपको कि भाई ग्रुप एक सेम है, कार्बन दे दिया, सिलिकॉन दे दिया, ऐसे अलग अलग दे रखे हैं आपको, एक ग्रुप की बात हो रही है, और आपको जो हैलोजन दे रखा है वो आपको सेम दे दिया, तब आपको ये मिलेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब आपको मान लो कार्बन के साथ में आपको दे दे कि भाई कार्बन के साथ में एक बार आपको I4 दे दिया, ठीक है, आयोडीन दे दिया, एक बार आपको फ्लोरीन दे दिया, एक बार आपको ब्रोमीन दे दिया, तब क्या स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या आएगा, तो वो बता दूं मैं आपको, CF4 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, CCl4 उससे कम, CBr4 उससे कम, CCl4 जो है वो उससे कम स्टेबल होगा। तो ये दोनों ट्रेंड आपको, जो दोनों ऑर्डर हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब जो एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बिल्कुल भी मत भूलना यार, ये वाला ना एग्जाम के अंदर आया हुआ है, PbI4 जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। PbI4 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे बन जाएंगे लेकिन जो PbI4 जो है ये बनता ही नहीं है। अभी तक मैंने 2 कंपाउंड बने जो नहीं बनते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, PbI4 नहीं बनता एक तो, और एक अभी मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, SiCl6 जो Cl6 जो है 2 नेगेटिव, ये नहीं बनता है, ठीक है। तो ये 2 कंपाउंड आपको याद रखने, नहीं बनेंगे भाई। अब बात कर ले हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड्स। अगर हैलाइड्स है उनको हैलाइड्स, ये बन गई हैलाइड्स, यहां पर हमने हैलाइड्स बना ली, अब उनको पानी में डाल दे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करा दे उनको, हैलाइड्स हैं उनको पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा भाई, CCl4 जो है इसको वाटर के साथ में रिएक्शन कराया तो कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी अपन को। CCl4 और पानी का रिश्ता कराएंगे, कुछ भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन SiCl4 जो है इसका पानी के साथ में कराएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, सिलिक एसिड, सिलिसिक एसिड मिलेगी। क्या मिलेगी, सिलिसिक एसिड, ये शक्ल होती है सिलिसिक एसिड की। चलो अगर SiF4 का रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ में तो भी अपन को सिलिसिक एसिड मिल जाएगी, लेकिन साथ में अपन को SiF6 भी मिलता है, फ्लोरो सिलिसिक एसिड भी अपन को मिलती है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं डायमंड की। ये कार्बन की क्या है, यौगिक है, क्या है, कार्बन के यौगिक बोलते हैं शायद इनको, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं डायमंड की। तो डायमंड क्या है भाई, इसके अंदर जो है ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन कितने से, 1 2 3 4। तो डायमंड के अंदर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके अंदर कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हो गया। अब sp3 है तो कैसा होगा भाई, टेट्राहेड्रल भी होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कैसा बन रहा है, 3D नेटवर्क बन रहा है, पूरा 3D एक संरचना बन रही है, पूरा जाल सा बन रहा है, 3D जाल बन रहा है। तो क्या 3D नेटवर्क बनता है इसके अंदर, ठीक है। और क्या इसके यूज क्या है भाई, मेकिंग ग्लास कटर, जो ग्लास को काटने के लिए जो कटर यूज अपन यूज में लेते हैं वो किससे बनते हैं, डायमंड के बनते हैं, ठीक है। और ये क्या, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी का ये चालक नहीं है, विद्युत का चालक नहीं होता, विद्युत का ये चालक नहीं होता है। और कैसा भाई, हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है, जो आपका डायमंड है बहुत ज्यादा कठोर होता है। अब दूसरा एलोट्रोप कौन सा कार्बन का भाई, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट की शक्ल देख लो, ये ऐसी शक्ल होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। इसके अंदर कार्बन जो है वो एक कार्बन जो कितने से जुड़ा हुआ है, ये एक कार्बन है, 1 2 और 3 से ही कार्बन जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कैसा है जी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड जो था वो नॉन कंडक्टर था, विद्युत चालक नहीं है, ठीक है, विद्युत का चालक नहीं है। लेकिन ये जो है ये बढ़िया चालक है भाई, ये बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी भेज देगा, ठीक है। ग्रेफाइट जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जा सकती है। अब इसका यूज क्या है भाई, इसका उपयोग क्या है, इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे ग्रीस को यूज करता है वैसे इसको यूज किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में। और ये सॉफ्ट होता है, जैसे डायमंड जो है वो बहुत कठोर है, ये सॉफ्ट होता है। कैसा है, सॉफ्ट होता है। ये आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। चलो फिर बात करते हैं, एक और था फ्यूलरीन।
फ्यूलरीन, इसको इसका एक और नाम है बकमिंस्टर फ्यूलरीन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको C60 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? C60 भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर भाई 20 तो क्या है, हेक्सागोनल रिंग है, ठीक है, हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्सागोनल मतलब 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है, 6 हेक्सागोनल सब जानते हो ना। और 12 क्या है, पेंटागोनल रिंग है, ठीक है, जिनके अंदर मतलब 5 आएंगे वो पेंटागोनल हो गए, पेंटागोनल रिंग है, ठीक है। और इसके अंदर कार्बन जो बनता है ना, ये जो एक कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये कैसी है, एरोमेटिक होते हैं। फ्यूलरीन जो है कैसी है, एरोमेटिक है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसी तरह कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलिकन्स की, ठीक है, सिलिकॉन नहीं सिलिकन्स की बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन जो है उसी से क्या बनते हैं, सिलिकन्स बनते हैं। उसी के क्या कंपाउंड है, ये सिलिकन्स है क्या, उसी के कंपाउंड है। क्या होते हैं उसकी बात कर लेंगे भाई। प्रिपरेशन कैसे होती है भाई इनकी, RCl प्लस SI, थोड़ी सी अपन का कॉपर है, Cu है, ठीक है, और साथ में तो 570 केल्विन की थोड़ी सी हीट दे दी तो क्या मिल जाएगा अपन को, R2SiCl2 अपन को मिलता है, ठीक है। अब ये जो R2SiCl2 मिला अपन को, उसमें अपन को पानी मिला दिया, इसको पानी में मिला दिया इसको, ठीक है, पानी के साथ में रिएक्शन कराई तो अपन को क्या मिला, R2SiOH होल ट्वाइस अपन को मिला, ठीक है, ये अपन को मिल गया। अब देखो भाई, अब देखो ये क्या है, अपन को क्या मिला है, R2, 2 R मिले अपन को। R2 क्या हो सकता है, कोई भी आपको एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 C2H5 कोई भी हो सकता है ना। तो ये क्या है, R2 की जगह क्या आ जाएगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ऐसा ही है, एक ऐसा ही है और 2 अपने पास OH है। चलो इनको देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक ऐसा ही है, 2 R है अपने पास, ठीक है, और 2 क्या है, OH है। ये भाई 2 H मैंने बना दिए। ऐसा ही एक मैंने यहां बना दिया, एक ऐसा ही मैंने यहां बना दिया। अब क्या होता है, ये यहां से एक इसका H, इस वाले का H ले लिया, इस वाले का OH ले लिया, और यहां से पानी निकल गया, ठीक है। इधर इसका H ले लिया, इसका OH ले लिया, यहां से क्या निकल गया, पानी निकल गया। अब बीच में से H और OH गायब हो गए तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इस सिलिकॉन के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, O ऑक्सीजन, ठीक है। ये SI, इससे R जुड़ा हुआ है, यहां से O आ गया, उसके बाद में H OH गायब हो गए क्योंकि पानी निकल गया। ये तो ये डायरेक्ट इसमें SI से जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे ही पूरी एक पॉलीमर सा बन जाएगा, ठीक है। जैसे पॉलीमर के अंदर लंबी लंबी चेन बनती है, वैसा ही यहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर N इसीलिए लिखा है कि मतलब N नंबर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये कितनी भी बड़ी आपकी श्रृंखला हो सकती है ये। तो ये क्या है, यही क्या है, सिलिकॉन है, यही क्या है, सिलिकन्स है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर अपन ने क्या लिया, एग्जांपल लिया कि भाई यहां पर अगर R अगर 2 हो तो ऐसा बनता है ना। अगर R यहां पर 3 ले लूं, मैं 3 ले लूं तो क्या बनता है भाई, तो क्या बनेगा, 1 2 3 R ले लिया मैंने, ठीक है। यहां से H OH कर दिया, ये H इसका ले लिया, इसका OH ले लिया, पानी निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, AR यहां पर O जो है, ये जो वाला जो O है ये डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, तो जोड़ दिया भाई, ठीक है, R आ गया। तो इसके अंदर क्या है, पूरी चेन नहीं बनेगी, पूरी चेन नहीं बनेगी तो भाई सिलिकॉन जो है वो नहीं बनेगा, क्या नहीं, सिलिकॉन जो है वो नहीं बनेगा। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं R एक ही लूं, 2 लेके देख लिए, 3 लेके देख लिए, अब एक अगर R लूं तो क्या बनेगा, अपना ऐसा का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर अपने पास मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लें इस सिलिकॉन का यूज क्या है, यूज की बात कर लेते हैं। यूज जो है भाई वो एक तो वाटरप्रूफ क्लोथ्स बनाने में, ऐसे जो कपड़े आपको दिखाए जाए इंस्टाग्राम रील के अंदर दिखाते हैं आजकल कि जिनके मतलब जिन पर पानी जो है वो ठहरता नहीं है, कोई दाग धब्बा लगता नहीं है, चाहे गिरा दो तो भी नहीं लगेगी, पानी डाल दो तो वो भीगेंगे नहीं। तो वो क्या है भाई, किससे बने हुए होते हैं, सिलिकॉन के उन पर लेयर लगाई जाती है, ठीक है। और रेनकोट जो बनता है ना, रेनकोट जो बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, ठीक है। और क्या काम है भाई, कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर यूज होते हैं आजकल, ये बहुत ट्रेंड में कॉस्मेटिक सर्जरी कैसे, आपने बहुत देखा होगा कि भाई ये जो मतलब सबकी नहीं बात कर रहा, कुछ एक्टर जो होते हैं, कुछ मतलब जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मान लो या फिर जो सोशल मीडिया पर होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो बाइसेप्स, अपनी जो बॉडी है बढ़िया दिखे उनकी, इसलिए क्या करते हैं अपन, वो बाइसेप्स है उनके अंदर क्या है, सिलिकॉन जो है वो उनके अंदर इंप्लांट करा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिलिकॉन इंप्लांट कर लेते हैं। मतलब मेरे को क्या भाई बढ़िया, मेरे को डोले शोले बढ़िया चाहिए, तो मेरे को बॉडी बढ़िया बनानी है, तो जिम में मेरी होगी नहीं, ऐसा मेरा शरीर है नहीं, तो क्या करूंगा मैं, डॉक्टर के पास में गया, भाई सिलिकॉन डाल दे इसमें, तो सिलिकॉन डाल देगा तो क्या हो जाएगा, वो बाहर से दिखने में वो बढ़िया दिखेगी, इसलिए वो मतलब अपने को टीवी बढ़िया दिखते हैं वो टीवी पर, तो वो क्या है, सब नहीं को लेकिन कुछ करवाते हैं। और एक एग्जांपल दूं तो ये तो हो गया लड़कों की। तो जो एक्ट्रेसेस हैं, जो फीमेल जो एक्ट्रेसेस हैं, वो क्या करवाती हैं, आपने ये देखा भी होगा इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लोग हैं वो कमेंट भी करते हैं ना। तो क्या है, जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है उसके अंदर भी सिलिकॉन जो है, ब्रेस्ट की जगह जो ब्रेस्ट है जो बड़े दिखाने के लिए, एनलार्ज करने के लिए क्या करते हैं, वो सिलिकॉन यूज करते हैं। और इसके अंदर जो मेल है, आजकल ये भी चल रहा है भाई, जो कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं या फिर जो मेल हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी से खुश नहीं है, ठीक है, उनको ब्रेस्ट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सिलिकॉन यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है, कॉस्मेटिक सर्जरी होगी। चलो भाई आगे चलते हैं, फिर सिलिकेट्स की बात कर लेते हैं। ये भी क्या, सिलिकॉन का ही क्या है कंपाउंड है। सिलिकेट्स कैसा दिखता है, ये भाई ऐसी शक्ल है इसकी, कैसे ऐसी शक्ल है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है जी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये टेट्राहेड्रल होता है, sp3 ये तो टेट्राहेड्रल है। चलो भाई
अब ये कैसा हो सकता है, सिलिकेट जो कैसा हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है भाई, एक ऑर्थोसिलिकेट, एक पायरोसिलिकेट हो सकता है, आगे और भी है भाई, दो नहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये ऑर्थोसिलिकेट की बात कर लेते हैं, पहले ऑर्थोसिलिकेट की बात कर लेते हैं। ऑर्थोसिलिकेट के अंदर क्या खास बात है, दो ऑर्थोसिलिकेट्स में कोई भी ऑक्सीजन जो एटम है वो शेयर नहीं होगा। दो ऑर्थोसिलिकेट है, उन दोनों के बीच में कोई भी क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर नहीं होगा। ये एक ऑर्थोसिलिकेट ये है, एक ऑर्थोसिलिकेट ये है, इन दोनों के बीच में जो है कोई भी ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर नहीं होगा, ठीक बात है। एग्जांपल की बात करें तो ये ZrSiO4 और आपका MgSiO4, ये इसके एग्जांपल हो गए किसके, ऑर्थोसिलिकेट के। फिर बात करें पायरोसिलिकेट की, इसकी भाई ये वाला याद रख लेना, इसका ये जो है ना, ये फॉर्मूला जो है याद रख लेना, Si2O7 नेगेटिव होता है, किसका, पायरोसिलिकेट्स का होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंदर खास बात क्या है भाई, दो पायरोसिलिकेट के बीच में एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर होगी। यहां पर कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रही थी, लेकिन दो पायरोसिलिकेट्स के बीच में एक ऑक्सीजन जो है वो शेयर होती है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो Si2SI2O7 इसका एग्जांपल है। चलो आगे बात कर लें, साइक्लिक सिलिकेट की बात कर लें तो इसका जो भाई फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको याद रखना है, SiO3 2 नेगेटिव N, ये आपको पता होना चाहिए, साइक्लिक सिलिकेट का एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ये वाला पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या भाई, दो ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर होंगे, दो ऑक्सीजन एटम, ठीक है, दो साइक्लिक सिलिकेट है, उनके बीच में दो ऑक्सीजन एटम जो है वो शेयर होंगे। बात कर ले चेन सिलिकेट की, ये ऐसी शक्ल है भाई, SiO3 2 नेगेटिव और N, ऐसी शक्ल है, और उसके बीच में भी क्या है, दो एटम जो है वो शेयर होंगे, दो चेनिक सिलिकेट है, उन दोनों के बीच में क्या होंगी, आपका दो जो ऑक्सीजन के एटम है वो शेयर होंगे। चलो अब दो मैन मेड सिलिकेट है, ऐसे दो सिलिकेट है जो आदमी ने बनाए, अपने इंसानों ने बनाए हैं, ऐसे दो सिलिकेट है, वो कौन से भाई, ग्लास और जो सीमेंट है ना, ग्लास और जो सीमेंट है वो दोनों ही क्या, सिलिकेट है, ग्लास और सीमेंट दोनों ही सिलिकेट है, और दोनों ही किसने बनाए, इंसान ने बनाए हैं। चलो आगे चलते हैं, जियोलाइट्स की बात कर लेते हैं। जियोलाइट्स क्या है, जियोलाइट्स क्या है, जियो का नहीं प्रोडक्ट नहीं है, कुछ और है। देखो क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके अंदर क्या करेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कुछ सिलिकॉन एटम की जगह अगर अपन एल्यूमिनियम को रख दें, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी सिलिकॉन भी होगी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर सिलिकॉन तो होगा। अब उसके अंदर अपन क्या करें, कुछ जगह से सिलिकॉन को निकाल दें और उसके अंदर अपन क्या डाल दें, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम फिट कर दें, तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनो सिलिकेट मिल जाएगा। सारे सिलिकॉन नहीं निकाल दें, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर क्या बहुत सारी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो बहुत सारे क्या होंगे, सिलिकॉन होंगे उसके अंदर, तो कुछ जगहों से सिलिकॉन अपन ने निकाल ले और उसके अंदर एल्यूमिनियम फिट कर दिए, तो क्या मिलेगा अपन को, एल्यूमिनो सिलिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्यूमिनो सिलिकेट मिलेगा, ठीक है। और यही क्या है, जियोलाइट मान लो इसको। एग्जांपल की बात करें इसके, तो फेल्सपार और जियोलाइट्स। अब इनके यूजेस क्या है भाई, यूज क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। और मैंने हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर की बात करी थी, तो वहां पर भी यूज में होता है। कोई हार्ड वाटर हो गया, वाटर जो है वो हार्ड हो गया, तो उसको क्या है, सॉफ्ट करने में भी ये काम आता है, ठीक है। और क्या है, एक है ZSM5, ठीक है, इसको मतलब जेड को जी भी बोलते हैं ना, तो ZSM5 ये क्या है, एक प्रकार का जियोलाइट है, ठीक है। ये जो ZSM5 है एनसीईआरटी के अंदर देखा है और एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, जियोलाइट है। और ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो एल्कोहल है, ठीक है, दारू को क्या करेगा, गैसोलीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब पेट्रोल में बना देगा उसको, ठीक है। तो क्या है, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, GSM5 जो है वो यूज में लिया जाता है। तो ये चैप्टर जो अपना पी ब्लॉक जो है 11th क्लास वाला वो अपना कंप्लीट हो चुका है। जैसा आपको लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर ज्वाइन जरूर से कर लेना। और क्या बोलना था, हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी बिना सब्सक्राइब भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।